डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। आइए आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का, यानी इंडियन पॉलिटिक है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है या भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय संविधान या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो भी आपके हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जो अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स को शुरू से शुरुआत करनी है तो आपको पढ़ना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि जो 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बनने की या निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसी को पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का जो शुरुआती बिंदु है वहाँ से, यानी शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो साथी जो भी स्टूडेंट्स या जो भी फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने, यानी सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि भारत में अंग्रेजों का प्रवेश वैधानिक तौर पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 31 दिसंबर 1600 में हुआ, तो उसी के माध्यम से जो अंग्रेज हैं केवल व्यापार करने के उद्देश्य से है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी थे भारत में केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन जो 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के माध्यम से कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक नींव की शुरुआत की। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, यानी अब वो राजस्व तय कर सकती थी और उसको वसूल भी कर सकती थी और दीवानी न्याय यानी आम प्रशासन का भी अधिकार उसके पास हो गया। यानी कहें मोटा मोटी तो उस सरकार एक गवर्नमेंट चलाना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ, जिसको हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं या इसको सिपाही विद्रोह बोलते हैं, तो 1858 में क्या किया, ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहें आप, तो क्राउन ने क्या कि भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्षता अपने हाथ में लिया। किस अधिनियम के तहत, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद उसने अपने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन करने लगी। तो यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत जारी रहा। तो यानी जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक उन्हें ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत का शासन होता था। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1934 में एम एन रॉय के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1925 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन्हीं घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है, जिसको हमको पढ़ना है भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बतौर उसके तौर पे। तो सबसे पहला जो आपका है इसमें कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब तक है, 1773 तक से लेकर 1858 तक। ये आपको याद रखना है कि बात कभी पूछा ही जाता है, महत्वपूर्ण है कि भारत में कंपनी का शासन कब से लेकर कब तक था। तो जो सबसे पहले जो आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आइए जानते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। इस अधिनियम का अत्यधिक महत्वपूर्ण ये इसलिए था कि अत्यधिक संवैधानिक तत्व महत्व है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में
ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तब से लेकर अब तक वो स्वतंत्र रूप से व्यापार करती थी, लेकिन वो व्यापार करते करते इतना भ्रष्ट हो गई थी, मतलब यहाँ के अधिकारी इतने अमीर होते जा रहे थे लेकिन कंपनी को लगातार घाटा होता जा रहा था। तो पहली बार जो सरकार है वहाँ ब्रिटिश सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसके शासन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करना आरंभ किया। और दूसरा कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। यानी इसके तहत जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन की आधारशिला रखी गई। तो आइए देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था या जो नियंत्रण अधिनियम था उसकी क्या विशेषताएं थी या इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। यानी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसकी सहायता के लिए, इसके कार्यों की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। ये भी आपको याद रखना है। और बंगाल के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इस अधिनियम की? इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी जो उसका उस समय जो प्रांत था मद्रास बम्बई, ये दोनों ही इसके जो गवर्नर थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें तीन न्यायाधीश और एक अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ये मिसप्रिंट है, तीन न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। यानी 4 सदस्यीय कोर्ट था या स्थापना की गई, इसमें 4 जज हुआ करते थे। तो जो अधिनियम है कि सबसे पहले इस अधिनियम के तहत 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब है चौथी विशेषता क्या है? इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे बड़ी विशेषता ये भी कह सकते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे पहले कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार करते थे और निजी व्यापार करने के चक्कर में वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको ज़्यादा नुकसान होता था। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार भी और रिश्वत भी बहुत ज़्यादा लेते थे। और भ्रष्टाचार यानी जो बंगाल का शासन था उसको बंगाल में इन्होंने एकदम लूट मचा रखी थी और बहुत से मतलब उसको नुकसान भी हुआ, कंपनी को भी नुकसान हुआ और भारतीय यानी बंगाल को नुकसान हो ही रहा था। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए इस बार कह दिया गया जितने कंपनी के कर्मचारी हैं निजी व्यापार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा बिंदु है कि जो इसकी 1773 की जो 5वीं विशेषता ये है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी इसके अधिनियम के द्वारा अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई वही इसके कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों को जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम से जो भी कंपनी के कार्य होंगे, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो सिटीजन से संबंधित हो या सैन्य मामलों से संबंधित हो, इन सभी की सूचनाएं आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया। थोड़ा ये नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियंत्रण अधिनियम, कंपनी पर नियंत्रण अधिनियम लाया गया 1773 और जो भारतीय संविधान निर्माण की जो पहली शुरुआत है, कदम है या पहला बिंदु पड़ाव कह सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको जैसे कभी पूछ लिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो 1781 में आया। लेकिन इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया।
ये आपको हमेशा याद रखना है, नोट्स भी बना लेना है कि 1781 में क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये, या पिट्स इंडिया एक्ट 1700, इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। तो इसकी क्या विशेषताएं थी? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसकी पहली विशेषता है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी ये अलग अलग कर दिया कि राजनीतिक कार्य यानी कंपनी के जो राजनीतिक कार्य उसको अलग किया और उसके जो व्यापार से संबंधित कार्य उसको भी अलग किया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय के गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। बेहद महत्वपूर्ण है कि द्वैध शासन का जो व्यवस्था है कब से शुरुआत किया गया, तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण नियंत्रण करें। तो इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था, दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण था। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा क्या, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये शुरुआती तौर पर इसकी विशेषताएं थी। अब छोटा छोटा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, एक वीडियो में सभी पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको बतौर छोटा छोटा रिवीजन के तौर पर, छोटे फुटनोट्स के तौर पर पढ़ रहे हैं। और ये जो पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत बेहद ही कंसाइज और जो जरूरी चीज़ें उनको शामिल किया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। पढ़ते वक्त जरूर आप पेन पेंसिल लेकर बैठें ताकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण हो आप नोट करते जाएँ। ये फिर से एक बात बता दे रहे हैं, ये भी जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीए और एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और ये भी जो आप वनडे एग्जाम कोई सा भी देते हैं, कोई सा भी वनडे एग्जाम देते हैं उसमें ये इन सभी से भारतीय संविधान के तहत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे पढ़ेंगे हम जितने चार्टर अधिनियम है उन सबको पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।